Bismillahirrahmanirrahim. We take up second part of our lecture which we started last week. So it's about basic macroeconomic relationships. आज हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप, इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप। इसको हम इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व के थ्रू भी देखते हैं, आगे चल के आपके सामने आएगा। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप आमतौर पे रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। रियल इंटरेस्ट रेट आपको पता है, इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। और ये भी you very well know that investment is expenditure on new plants, capital equipment, machinery and inventories। जो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल जैसे आपने माइक्रो में पढ़ा हुआ है, इट इज ए मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कास्ट। जो भी इन्वेस्टर होता है, बिजनेसमैन होता है या बिजनेस होता है, वो देखते हैं कि हमारा खर्चा और हमारी इनकम यानी मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पे एक एक यूनिट ऑफ इनकम और एक एक यूनिट ऑफ कॉस्ट को वो देख रहे होते हैं कि हम अगर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आवर इनकम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं यानी खर्चा करने जा रहे हैं, तो उसके बदले में जो आउटकम है वो भी उसके बराबर होनी चाहिए, यानी मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट। तो मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने इन्वेस्ट करना है तो उससे मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा? आप अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपको कितना मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है ऑन एक्सपेक्टेशन। आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आज मैं 1 रुपया जो इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ इससे मुझे कितना मिलेगा, वो मिलना है। उसको जो मिलना है आज की इन्वेस्टमेंट पे, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आज 1 रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 दिनों बाद या 20 दिनों बाद या साल बाद उस 1 रुपए पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं टू गेट 1 रुपी। 1 रुपया तो जो खर्चा है, 1 रुपया उसके ऊपर आपको बेनिफिट अगर मिलना है तो वो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये है मार्जिनल बेनिफिट। और जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो आपका खर्चा है, वो है इंटरेस्ट रेट। द मार्जिनल कॉस्ट इज द इंटरेस्ट रेट दैट मस्ट बी पेड फॉर बोरोड फंड। तो आप आपने 1 रुपया जो आज इन्वेस्ट करना है वो लेना कहाँ से? वो आपने बारो करना है, और जिससे आपने बारो करना है उसको आपने इंटरेस्ट पे करनी है। तो 1 रुपया इन्वेस्ट करने का खर्चा है इंटरेस्ट रेट जो आपने पे करना है ऑन दी बारोड फंड फ्रॉम होम यू बारो। और बेनिफिट क्या है? वो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपने 1 रुपया बारो करके इन्वेस्ट कर देना है। तो जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, वो आपका वो ऑप्टिमल पॉइंट होगा। तो आगे चल के हम ये देखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस द रियल इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो है मार्जिनल बेनिफिट। और रियल इंटरेस्ट क्या है? वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। और इन्वेस्टमेंट डिमांड का तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा रोल होगा। और हम इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेट कर सकते हैं, जिसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न is found by finding the expected economic profit.
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे मिलने वाला पैसा, वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इफ यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक प्रॉफिट, कि आज अगर मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे साल बाद कितना प्रॉफिट होगा, ये है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और यू कैन फाइंड इट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आज आपने जो इन्वेस्ट किया है, साल बाद आपको कितना रेवेन्यू मिलना है, और आपकी आज की कॉस्ट, उस 1 लाख के ऊपर आपको कितना रेवेन्यू मिलेगा, उसको आप एज ए परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट ऑफ $100 ऑन ए 1000 इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट आज कर रहे हैं 1000, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस पे $100 प्रॉफिट मिलेगा, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 1000 पे मुझे 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो इट मीन्स द बिजनेस would not want to pay more than a 10% interest rate on the investment। आप $100 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। तो आप यानी इस 1000 पे आपको 10% की बचत होनी है। तो 1000 पे 100 है ना, तो इसका मतलब है 100 पे कितना हुआ? 10। तो 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप जो आपने फंड्स लेने हैं $1000 इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस बारोअर जिससे आपने मनी मनी लैंड की है, यानी लैंडर को आप कितना पे करने के लिए तैयार होंगे? 10%, यानी इंटरेस्ट रेट। तो you will not pay more than 10% of interest rate on the investment। तो ये है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट के दरमियान रिलेशनशिप, या उसके दरमियान डिफरेंस। आपको, यू मस्ट रिमेंबर दैट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट ए गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये गारंटीड नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि साल के बाद या महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू गेट $100 on an investment of 1000, which means there is a 10% of expected rate of return, and you must not commit more than 10% of interest rate on those funds। तो आप 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो आप जिससे पैसे ले रहे हैं उसको भी 10% इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा के लिए आप तैयार नहीं होंगे। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये कोई गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। तो देयर आर इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है, आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा काम चल जाएगा तो मुझे 10% के हिसाब से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। बट देयर आर मैनी रिस्क इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, अलॉन्ग विद, आपको पता है, पॉलिटिकल रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है। आजकल जैसे हालात है, अगर आज से 3 महीने पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था तो उसकी इन्वेस्टमेंट को क्या हुआ होगा अमिट कोरोना पेंडेमिक। तो कोरोना आने की वजह से उस बेचारे का सारा कुछ बैठ गया होगा। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क हैं, लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है। तो रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड, आपको पता है रियल इंटरेस्ट रेट आई, which is nominal rate corresponding for expected inflation, determines the cost of investment। आपको मैंने पहले भी बताया है। तो interest rate is either the cost of borrowed funds or the opportunity cost। इंटरेस्ट रेट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट ऑफ borrowed funds or the opportunity cost of investing own funds, that is income for one। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? आप जो बारो कर रहे हैं फंड्स, पैसे, उसके ऊपर
आपको जो एक्स्ट्रा पे करना है वो कास्ट है बारोड फंड्स की, उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। या अगर आपने अपने भी इन्वेस्ट करने हैं तो इसका मतलब है जो इंटरेस्ट आपको उन पे मिलनी थी वो आपने फार्गो की है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है, दैट इज यू फार्गो सम ऑफ योर इनकम। इंटरेस्ट रेट ये होता है, अगर रियल इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न द इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मेड। तो इसका मतलब क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम है और जो आप फंड्स बारो कर रहे हैं उसका खर्चा ज्यादा है। यानी आप समझते हैं कि आपको $100 मिलेगा साल बाद या 2 महीने बाद या महीने बाद, लेकिन जो फंड्स आपने बारो किए हैं उसके लिए आपको 120 रुपए या $120 देने पड़ेंगे, तो आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल ये बिल्कुल उसी डिमांड कर्व की तरह है जो हम माइक्रो में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है, और ये होता भी बिल्कुल उसी तरह से है। ये है investment demand schedule or curve shows an inverse relationship between interest rate and the amount of investment। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या शो करता है, ये इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है, और ये इनवर्स होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है कि आप जो फंड्स बारो कर रहे होंगे या जो आप फंड्स बैंक से निकाल के इधर इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट कम है, आप बैंक में रखते हैं तो आपको उस पर जो प्रॉफिट मिलना है वो थोड़ा है, तो आप कहते हैं मैं इन्वेस्ट करता हूँ, so that your expected rate of return is more than the interest rate। तो आपकी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कास्ट ऑफ बारोड फंड्स ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में भी लोअर। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो आप इन्वेस्ट करने की बजाय उसको आप सेव करेंगे, बैंक में रखेंगे, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलना है। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा आपकी जो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता जाए तो आपकी डिमांड फॉर इन्वेस्टिंग सम मनी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपके सामने, एज लॉन्ग एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सीड्स द इंटरेस्ट रेट द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट विल बी मोर प्रॉफिटेबल। तो देयर आर शिफ्ट्स इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, वो कब होती हैं, व्हेन एनी डिटर्मिनेंट अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट चेंजेस। इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और डिटर्मिनेंट चेंज हो जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड वो चेंज हो जाएगी। फर्ज करें ये हालात में देखें, आजकल के जो हालात हैं उसमें आप इंटरेस्ट रेट ना भी चेंज हो तो लोगों की इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिमांड वो बहुत थोड़ी है। इवन इंटरेस्ट रेट कम भी हो रहा हो फिर भी लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे आजकल के दौर में। बट इफ देर आर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स टू बी ग्रेटर, देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो इससे क्या होगा, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, और अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लोअर है, द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये है हमारे पास जो डाटा है इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल के लिए।
आप रियल इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जब रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट इक्वल हो सकते हैं, उसकी वजह ये है कि आप अगर $1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है आपको उतने मिल जाएंगे। यानी 10% अगर इंटरेस्ट रेट है तो आपने कब इन्वेस्ट करना है? आप उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे जब आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न शुड बी मोर देन 10%। या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट वाला जो आपका रूल है उसमें भी क्या होता है कि आई शुड बी इक्वल टू आर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। तो 16% अगर रियल इंटरेस्ट रेट हो या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो तो आप इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो आपकी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट वो बहुत कम है। इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, 14% पे आ जाता है तो आप 5 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं। 12 पे आ जाए 10 ही बिलियन इन्वेस्ट करते हैं। 10 पे आएंगे तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 15 बिलियन है। मैं तो आपको आपके हिसाब से, लेकिन ये इकोनॉमी एज ए होल की हम बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मैक्रो है तो। लेकिन आप इसको सोच सकते हैं एक फर्म लेवल पे भी जाके, एक इंडिविजुअल के लेवल पे भी जाके, एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। और जब मिल जाएंगे क्यूमुलेटिव ऊपर आप देख रहे हैं ये एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, वो भी इसी तरह से सारों के मिल के वो ऐसे ही होगा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, द इन्वेस्टमेंट डिमांड या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। इसको आप ग्राफिकली शो कर सकते हैं। आप वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इन्वेस्टेड अमाउंट ले रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या शो करता है? इट शोज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फोर्थकमिंग एट ईच रियल इंटरेस्ट रेट। तो आपके सामने इस ग्राफ में 8% पे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 20 बिलियन। 4 पे कितनी होगी? 30 बिलियन। 2 पे कितनी होगी? 35 बिलियन। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो तो 40 बिलियन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड रियल इंटरेस्ट रेट। तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि आपने दोनों को इक्वलाइज करना है तब आप इन्वेस्ट करेंगे। आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट शुड बी इक्वल, देन यू डिसाइड टू इन्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक बिजनेस और स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब हम देख सकते हैं कि आपका जो डिमांड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो सकता है। वो कैसे शिफ्ट हो सकता है? एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। अगर आपको इक्विपमेंट्स, मशीनरी, मटेरियल्स एक्वायर करने में, मेंटेनेंस करने में या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम या ज़्यादा हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम या ज़्यादा होगी। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है या ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम होगा और आपकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर टैक्सेस गवर्नमेंट लगा देती है, बिजनेस टैक्सेस, so these will lower expected rate of return and also shift your investment demand पर। अगर टैक्स लग जाएगा तो उसका मतलब क्या है? आपको अगर 10% मिलना है तो उस 10% में से कुछ हिस्सा टैक्सों की शक्ल में चला जाना है, इसलिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हो जाएगी, तो वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। टेक्नोलॉजिकल चेंज, अगर प्रोग्रेस होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इससे क्या होता है? आपकी कॉस्ट्स गो डाउन। और ऊपर फर्स्ट पॉइंट में आप देखें, कॉस्ट बढ़ेगी तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, इट विल लोअर कॉस्ट एंड इंक्रीज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड हेंस इट विल आल्सो शिफ्ट योर इन्वेस्टमेंट डिमांड टुवर्ड्स राइट। स्टॉक स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन हैंड, अगर आपके पास
इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं, आपके पास कैपिटल गुड्स की इन्वेंट्री कम या ज़्यादा होने से भी आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड पे असर पड़ सकता है। मसलन विद प्लेंटी ऑफ आइडल कैपिटल ऑन हैंड बिकॉज ऑफ वीक डिमांड, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं क्योंकि इकॉनमी के अंदर या लोगों की डिमांड्स कम हो गई हैं, तो देयर इज ए प्लेंटी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, तो क्या होगा, द न्यू इन्वेस्टमेंट वुड बी लेस प्रॉफिटेबल। तो आप नई इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। आपका क्या होगा, जो पुराना मटेरियल पड़ा है, जो पुरानी इन्वेंट्री है, या आपके पास जो पुराना मशीनरी है, उसको यूज करेंगे, ना कि आप नई मशीनरी और लगानी शुरू कर देंगे। आपके पास दो प्लांट्स ऐसे खाली पड़े हैं, तो आप नया प्लांट लगाना पसंद नहीं करेंगे। तो आपकी क्या कोशिश होगी, इनको पहले यूज किया जाए। तो यू विल नॉट बी टेम्प्टेड टूवर्ड्स इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। नई इन्वेस्टमेंट आप लगाना इसलिए नहीं पसंद करेंगे कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आइडल मशीनरी पड़ी है, आइडल कैपिटल पड़ा है, या ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स वो बचे पड़े हैं, तो आप उनको निकालना पसंद करेंगे। ये नीचे भी है, ये भी उसके साथ मिलता जुलता है। प्लान्ड इन्वेंट्री चेंजेस, मैंने उसके साथ ही इसको मिला दिया था। आप इन्वेंट्री जो आपके पास फिनिश्ड गुड्स पड़ी है, आप स्टोर करना चाहते हैं या स्टोर वाली चीज़ों को डिस्पोज करना चाहते हैं, तो इससे भी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ता है। अगर आपकी इन्वेंट्रीज और इंक्रीजिंग, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अगर इन्वेंट्रीज और डिक्रीजिंग, प्लान इन्वेंट्री चेंजेस, आप इन्वेंट्रीज में चेंजेस कम हो रही हैं आपकी, इट विल शिफ्ट योर इन्वेस्टमेंट डिमांड टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसकी वजह क्या है, दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फास्टर और स्लोअर सेल्स, प्लान्ड इन्वेंट्री चेंजेस। आप आप अगर ये सोचते हैं कि सेल्स बढ़ने वाली हैं, तो आप और अगले महीने, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये आप देखते हैं आजकल एसी की देखते, तो वो इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे क्योंकि उनका ख्याल में 1 महीने बाद एसी की कंजम्पशन, फ्रिज की कंजम्पशन वो ज़्यादा होनी है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड विल बी मोर, और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है आपका, वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स कम हो जानी है, तो आपकी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट वो भी कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस भी अफेक्ट करती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड को। फर्ज करें फ्यूचर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन वो अच्छी होनी है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर आप सोच रहे हैं या समझ रहे हैं या आपके ख्याल में फ्यूचर के अंदर देयर आर प्रॉब्लम, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आपकी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड अमाउंट की डिमांड वो कम हो जाएगी। चाहे इंटरेस्ट रेट कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन आप इन चीज़ों को देख के आपकी डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है इंटरेस्ट रेट के अलावा। ये है, इसको हम ग्राफिकली आपके सामने राइट वर्ड और शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो आ रही है, वो इंटरेस्ट रेट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो सेम है, लेकिन आपकी ये अदर फैक्टर्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उनकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो अनस्टेबल होती है। इन्वेस्टमेंट की इनस्टेबिलिटी क्यों है, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, हम वो अभी इसको कवर करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट भी एक तरह की स्पेंडिंग है, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या प्राइवेट कंजम्पशन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा वोलाटाइल है, यानी अनस्टेबल है। बहुत जल्दी इसमें चेंजेस आ जाती हैं, और उसकी वजह आपके सामने हमने पढ़ा भी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकता है, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम हो सकता है।
most of the fluctuations in output and employment that happen over the longer period of time या shorter period of time, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से होती हैं। ये कंप्लीट नहीं है, इसको हम लिखना था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस आउटपुट में आती हैं या एम्प्लॉयमेंट में आती हैं, वो ज़्यादातर उसकी रीज़न होती है इन्वेस्टमेंट की। तो आप फ़र्ज़ करें फर्म्स या बिज़नेसेस इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट कम कर देती हैं, उनकी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी और जो लेवल ऑफ आउटपुट है और जीडीपी वो भी कम हो जाएगा। So there are some other factors, variable of expectations, which affect instability of investment, variability of expectations, फ्यूचर की बिजनेस कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, ड्यूरेबिलिटी है,